दोस्तों, आज जिस फिल्म को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ओपन ग्रेव। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, याददाश्त और जिंदा लाशों के बीच का फर्क मिटा देती। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया एक रहस्यमय वायरस से खत्म हो चुकी हो और अचानक से कुछ लोग लाशों के ढेर में जिंदा हो जाएं, लेकिन उन्हें याद ही ना हो कि वो कौन है, तो क्या होगा? अब कौन है ये लोग? क्या ये खुद जिंदा है या किसी डरावनी सच्चाई का हिस्सा? चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी में, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल छुपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए ओपन ग्रेव की इस दिमाग को घुमा देने वाली कहानी को समझने के लिए। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओपन ग्रेव। फिल्म ओपन ग्रेव की शुरुआत एक बेहद डरावने और रहस्यमय दृश्य से होती। कैमरा हमें दिखाता है एक गहरा अंधेरा गड्ढा जिसके अंदर चारों ओर सड़ती हुई लाशें पड़ी हुई हैं। उसी गड्ढे में अचानक एक आदमी को होश आता है। उसका शरीर घायल है, कपड़े खून से सने हैं और सबसे बड़ी बात, उसे बिल्कुल याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया। वो आदमी चारों तरफ नजर दौड़ाता है। ये गड्ढा इतना बड़ा और गहरा था कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसको एहसास होता है कि कोई ऊपर से उसको देख रहा है। अंधेरे में छिपा एक साया, लेकिन वो साया मदद करने के बजाय वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद उस आदमी को वही पास में एक पिस्टल मिलती है और उसके हाथ पर किसी जानवर के काटने जैसा निशान भी होता है। अब जैसे वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, तभी ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरती। वही शख्स जिसने पहले उसको देखा था अब उसकी मदद कर रहा था। वो आदमी रस्सी पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ चारों ओर बिखरी लाशें हैं। डर और उलझन में भटकते हुए उसे एक घर दिखाई देता है जिसके वो अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वहाँ पहले से मौजूद कुछ लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक ने तो उसके ऊपर बंदूक तक तान दी थी। जवाब में वो भी बंदूक उठा लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक शख्स जिसका नाम लूकस है उसे शक की नजर से देखता है। लूकस को लगता है कि शायद यही आदमी इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर वो नया आदमी ये सोचता है कि हो ना हो ये सारे लोग ही इन हत्याओं में शामिल हैं। लूकस उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बस कुछ देर पहले ही उस गड्ढे में होश में आया हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, अचानक घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक और आदमी बेहोश पड़ा है, जो होश में आने पर बताता है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं है। यहीं पर हमें एक गूंगी लड़की भी दिखाई देती। वही लड़की जिसने उस आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला था। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और हाव भाव से लगता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा जानती है। अब धीरे धीरे साफ होता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपनी पहचान याद नहीं है। ना तो किसी को ये पता है कि ये कहाँ से आए हैं और ना ही किसी को ये कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे। उनके पास ना तो कोई फोन है, ना ही कोई कंप्यूटर, यानी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। हालांकि जब उन्होंने अपनी जेबें टटोली तो कुछ लोगों को अपनी अपनी आईडी मिली जिससे उनके नाम पता चल गए, लेकिन वो आदमी जो गड्ढे से निकला था उसके पास तो कोई पहचान नहीं थी। वो गूंगी लड़की सभी को कुछ लिखकर समझाने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता। उधर गड्ढे से निकला वो आदमी और लूकस लगातार बहस में उलझते रहते हैं। बाकी लोग उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, सबको मिलकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। तभी वो गूंगी लड़की अपने हाथ पर बने एक निशान को देखकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाते। जब उन्होंने उस पूरे घर की जांच की तो उनको ये पता चला कि घर में खाने पीने की चीजें पूरी तरह मौजूद है, यानी किसी ने जानबूझकर इन चीजों का इंतजाम किया हुआ था। घर में उन्हें एक कैलेंडर भी मिलता है जिसमें 18 तारीख पर लाल गोला बना था और वो तारीख आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। इससे सबको एहसास होता है कि 18 तारीख को शायद कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच उन्हें वहाँ पर कई बंदूकें भी मिलती हैं, जिन्हें माइकल नाम का एक शख्स बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलाना जानता था। इससे सबको लगता है कि शायद माइकल पहले पुलिस में या फिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता होगा। भले ही इन सबकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन उनके दिमाग में पुरानी ट्रेनिंग और हुनर अब भी जिंदा थे। धीरे धीरे गड्ढे से निकले उस आदमी को अजीब विजन आने लगते हैं, जैसे वो किसी लड़की को घसीटकर उसी गड्ढे में फेंक रहा हो। उस लड़की की गर्दन पर सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े का टैटू बना हुआ था। ये सब देखकर वो डर जाता है और खुद पर शक करने लगता है।
जब ये लोग बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस घर के आसपास भी कई डेड बॉडीज बंधी हुई हैं, मानो किसी ने इंसानों का शिकार किया हो। ये नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोग आसमान की ओर देखते हैं, तारे टिमटिमा रहे थे, मानो ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। अब इन तारों को देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि ये शहर से काफी दूर है, क्योंकि शहरों में इतनी साफ रातें बहुत कम देखने को मिलती हैं। चलते चलते ये सभी एक पुराने केबिन तक पहुंचते हैं, जहां पर वो गूंगी लड़की एक औरत को खाना खिला रही होती है। लेकिन जैसे ही उस औरत ने इनको देखा, वो गुस्से में चिल्लाने लगी कि तुम सबने मेरा फायदा उठाया है। उसकी बकवास सुनकर जॉन का धैर्य टूट जाता है और वो उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उन्होंने केबिन के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। अब सबको शक होने लगा कि शायद कोई इनके ऊपर नजर रख रहा है। इसका मतलब साफ था कि कोई इनकी हर हरकत को मॉनिटर कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये तय किया कि अब हमें उस कंट्रोल सेंटर को ढूंढना होगा जहां से हम पर निगरानी रखी जा रही है। हो सकता है कि वहां से इनको सच्चाई पता चल जाए। फिलहाल सब थके हुए थे, इसीलिए रात में घर लौटकर आराम करने का फैसला करते। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने फिर से जंगल में जाकर खोजबीन शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि एक लड़का और गूंगी लड़की घर पर ही रहेंगे, लेकिन वो लड़का जिद करने लगता है कि उसको भी साथ चलना है, क्योंकि वो अच्छा निशानेबाज है और वो उनकी मदद कर सकता है। हालांकि बाकी लोग नहीं मानते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उसे घर के पास से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो उस गूंगी लड़की को सुरक्षित अंदर बंद कर देता है और उस आवाज की दिशा में भागता है। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी फेंस में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही वो करीब गया, उस आदमी ने उल्टा फेंस को उसके गले में फंसा दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उधर जंगल में बाकी लोगों को 2 पुरानी गाड़ियां मिली। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों गाड़ियों की चाबियां पहले से ही उनके घर में रखी हुई थी। इसका मतलब था कि ये गाड़ियां किसी तरह इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक कार इलेक्ट्रिक थी, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी, और दूसरी में ईंधन नहीं था। कार में रखी चीजें देखने पर उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें सब लोग थे, सिवाय उस लड़के के जो गड्ढे से बाहर निकला था। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि वो लड़का शायद इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जिस पर उस लड़के से पूछने पर वो ये सफाई देता है कि हो सकता है कि ये फोटो उसने खुद ने खींची हो, इसीलिए वो इसमें नहीं है। तभी अचानक से वो गूंगी लड़की वहाँ पर पहुँचती है और इशारों में उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती। वो उन्हें उस जगह ले जाती है जहाँ पर उनका साथी जख्मी पड़ा था, मगर जब वो पहुँचते हैं तब तक उसका साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और कुछ ही देर में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वो फेंस में फंसा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है। गड्ढे से निकला आदमी गुस्से में आकर उसको गोली मार देता है। ये सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अभी सब जानते थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनकी भी जान जा सकती। इसके बाद गड्ढे से निकला आदमी जॉना और शेरन को कार में बैठाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पास ही में एक बिल्डिंग दिखाई देती। दोनों वहां पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है। अब जैसे ही वो बच्चा जॉना को दिखता है, वो घबरा कर कहता है, जॉना यहाँ से भाग जाओ, वरना कल वो लोग आएंगे और सबको मार डालेंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो बच्चा किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें तो अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया था। इस बीच घर पर ल्यूकस की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसने उस गूंगी लड़की को भी पकड़ लिया था, लेकिन बाकी लोगों ने मिलकर उसको छुड़ा लिया। दूसरी ओर जॉना और शेरन उस बच्चे के कमरे में जाने की कोशिश करते, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। जॉना जब दरवाजा तोड़ने लगता है, तभी शेरन के सिर में तेज दर्द होता है, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। दोनों को अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो उनके बीच कोई गहरा और रहस्यमय रिश्ता हो। उधर घर में नेथन उस गूंगी लड़की से इशारों में पूछता है कि वो जिस औरत को खाना खिला रही थी वो कौन थी। लड़की समझ जाती है और उसे उस शेड तक ले जाती है जहाँ पर वो औरत रहती थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी। नेथन आगे बढ़कर आसपास की जगहों की जांच करता है और उसे कुछ और शेड्स दिखाई देती, जहाँ पर उसकी नजर नीचे पड़े एक चश्मे पर पड़ती है। अब जैसे ही वो उस चश्मे को पहनता है, उसकी नजरों के सामने सब कुछ साफ दिखने लगता है और उसी के साथ कुछ पुरानी यादें भी लौटने लगती है। वहीं दूसरी ओर वो गूंगी लड़की अकेले ही घर लौट आती। वो देखती है कि ल्यूकस की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। पहले भी वो उस पर हमला कर चुका था, इसीलिए वो डर के मारे खुद को
एटिक के अंदर बंद कर ली थी ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। उधर ल्यूकस घर की तलाशी लेते हुए बेसमेंट तक जा पहुंचता है, जहां उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। जब वो उस दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाता है तो जो नजारा वो देखता है वो सब कुछ बदल देता है। वहाँ पर एक मॉनिटर रूम था, वही कंट्रोल सेंटर जिसे वो लोग अब तक ढूंढ रहे थे, वही जगह जहां से उन सभी कैमरों की निगरानी की जा रही थी जो उनके घरों और जंगलों के आसपास लगे हुए थे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि बाकी सभी विक्टिम्स वहां से भाग चुके हैं। कमरे में एक छोटी सी साइंस लैब भी थी जिसमें इंसानों के ब्रेन जार्स में रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई गैर कानूनी रिसर्च चल रही हो। अब ल्यूकस जब उस कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है तो वो वहाँ पर रखी हुई चीजों को ध्यान से देखने लगता है। उसका इरादा साफ था, उसे ये पता लगाना था कि आखिर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे कौन है। कई रिकॉर्डिंग्स और फाइलें देखने के बाद उसे एक कैमरा फुटेज मिलती है और उस फुटेज से सच्चाई सामने आने लगती है। दरअसल ये सब जो भयानक प्रयोग हो रहे थे उनके पीछे खुद जॉना ही था। वो न सिर्फ बाकी लोगों पर बल्कि ल्यूकस पर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका था। ये देखकर ल्यूकस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सीन बदलता है और जॉना और शेरन अपनी बिल्डिंग की तरफ लौट रहे होते। रास्ता शांत था लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। जॉना तुरंत गाड़ी रोकता है और उसको हटाने के लिए नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर आसपास घूमते कुछ अजीब से लोगों पर पड़ती है। वो सभी लोग इन्फेक्टेड थे, पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इनका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। वो लोग चीखते हुए जंगल के हर कोने में तबाही मचा रहे थे। इसी बीच जॉना की बेवकूफी से हालात और बिगड़ जाते हैं। वो गलती से उन पागल लोगों को आवाज लगा देता है और अगले ही पल वो सब कुल्हाड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। घबराकर जॉना और शेरन भागते हुए गाड़ी में बैठते, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी थी। जॉना नीचे उतरकर धक्का लगाने लगता है जबकि शेरन डर के मारे कांप रही होती है। तभी शेरन नोटिस करती है कि वो लोग अचानक रुक गए हैं और पीछे हटने लगे हैं, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने पेड़ों पर कई लाशें लटकी हुई दिखाई देती। शायद उन लाशों का डर ही उन इन्फेक्टेड लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। ये सीन दोनों के लिए डरावना तो था, लेकिन फिलहाल जान बचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो दोनों बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही ल्यूकस पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने शेरन को एक कैमरा पकड़ाते हुए कहा, देख लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। कैमरा ऑन करते ही शेरन को सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई देती और उसको भी यकीन होने लगता है कि जॉना ही इन सब का जिम्मेदार है। उसके खुद के हाथों पर भी इंजेक्शन के निशान थे, जिससे उसे शक हो गया कि शायद जॉना ने उस पर भी कोई प्रयोग किया है। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। ल्यूकस गुस्से में जॉना पर गन तान देता है, जबकि जॉना उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, रुको भाई, मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आखिर मैं करना क्या चाहता था। लेकिन ल्यूकस उसकी एक नहीं सुनता और वो उसके ऊपर गन चला देता है। जॉना बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे वो घसीटते हुए उस गड्ढे यानी कि उस ओपन ग्रेव तक ले जाता है जहां से वो पहली बार बाहर निकला था। लेकिन जैसे ल्यूकस उसको फेंकने वाला होता है, जॉना को होश आ जाता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके हाथ में गन थी और गुस्सा सर पर सवार था। एंड में उसने जॉना को उस गड्ढे में धक्का दे दिया। गिरते ही जॉना के दिमाग में तेज तेज फ्लैशबैक आने लगे। उसकी पुरानी यादें, एक्सपेरिमेंट्स और वो लड़की जिसे वो बार बार अपने विजन में देखता था। अब उसे उसकी लाश उसी गड्ढे में दिखाई देती, जिससे सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। इधर ल्यूकस घर लौट आता है और शेरन से गाड़ी की चाबी मांगता है। शेरन जब उससे नेथन के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी याद नहीं कर पाता है और तभी उसे एहसास होता है कि ल्यूकस भी अब धीरे धीरे उन साइको इंसानों की तरह बदल रहा है जैसे उन्होंने बाहर देखे थे। और कुछ ही देर में उसका शक सच साबित हो जाता है जब ल्यूकस गूंगी लड़की पर फिर से हमला कर देता है। वो लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर एटिक की तरफ भागती है, लेकिन ल्यूकस उसे दोबारा पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सही वक्त पर शेरन वहां पर पहुंचती है और उस लड़की को बचा लेती है। शेरन के हाथ में गन होती है, लेकिन ल्यूकस खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इसके बाद वो गूंगी लड़की एक पल भी नहीं गवाती। वो तुरंत उस ओपन ग्रेव की तरफ जाती है और जॉना को दोबारा बाहर निकाल लेती। शायद उसे जॉना के बारे में कुछ ऐसा पता था जो शायद बाकी किसी को नहीं मालूम था। जॉना जब घर लौटने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे
वही बिल्डिंग दिखती है जहाँ पहले उसने उस बच्चे को देखा था। उस बच्चे ने उसको बताया था कि 18 तारीख को वो लोग आने वाले हैं। ये बात जॉना के दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए वो फिर से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर उसको एक आदमी और औरत दिखते हैं, लेकिन दोनों अब इंसान नहीं रहे थे। वायरस ने उन्हें भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बना दिया था। वो औरत जैसे ही जॉना को देखती है, उसके ऊपर हमला करने के लिए झपट पड़ती है। जॉना खुद को बचाने की कोशिश में फिसलता है और उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है। वो औरत झट से चाबियां उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है और मजबूर होकर जॉना को खुद को बचाने के लिए उसे शूट करना पड़ता है। फिर वो चाबियां निकालकर वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वही बच्चा और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे हैं। जॉना उन्हें रोकना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो फैमिली उससे कुछ भी बिना बोले वहां से चली जाती। तभी जॉना की नजर वहां पर पड़ी कुछ वैक्सीन की शीशियों पर पड़ती है। वो उनको उठाता है और जैसे ही ध्यान से देखता है, उसकी आंखों के सामने पुराने पल चमक उठते हैं। असल में वही इस वैक्सीन का निर्माता था। वो किसी को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा था जो पूरी दुनिया में फैल चुका था। ये वायरस इंसानों को पागल बना देता था। वो अपनी पहचान खोकर एक दूसरे पर हमला करने लगते थे। इस खतरे को रोकने के लिए ही जॉना ने दिन रात मेहनत करके ये वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन किसी वजह से ये वैक्सीन पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। धीरे धीरे जॉना को याद आने लगता है कि इस आइलैंड पर वो सारे लोग लाए गए थे जो पहले से ही इस वायरस से संक्रमित थे और इन्हीं लोगों पर जॉना इलाज के प्रयोग कर रहा था। यहीं उसे एक पेपर मिलता है जिससे साफ होता है कि उसे खुद मिलिट्री ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर भेजा था। उन्हें 18 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगर तब तक इलाज नहीं मिला तो सेना आकर इन सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार डालेगी। लेकिन जॉना उन लोगों को मारने नहीं बल्कि बचाने आया था और उसको ये भी याद आ जाता है कि ये आइलैंड दरअसल में एक डंपिंग जोन है जहां दुनिया भर से मरे हुए संक्रमित लोगों को लाकर फेंका जाता है। तभी उसे एक और दर्दनाक झटका लगता है। वो देखता है कि वो आदमी जिसके जरिए वो इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में भेजना चाहता था, वो अब इसी आइलैंड पर मरा हुआ है। इसका मतलब था कि मिलिट्री तक वैक्सीन कभी पहुंची ही नहीं और अब सेना समझेगी कि जॉना इलाज ढूंढने में नाकाम रहा, यानी अब वो यहाँ पर आकर इन सभी को मार डालेंगे। जॉना को अब अपनी गाड़ी में पड़े कुछ सामान से याद आता है कि शेरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई। उनके शरीर पर जो इंजेक्शन के निशान थे वो दरअसल इसी वैक्सीन के थे जो जॉना ने उन्हें बचाने के लिए लगाई थी, मगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से सबकी याददाश्त चली गई थी। इससे पहले कि जॉना ये जाकर अपने भाई और शेरन को बताता, तभी वहां पर लूकस आ जाता है। उसने गुस्से में जॉना का गला दबाना शुरू किया, लेकिन आत्मरक्षा में जॉना ने पास पड़ा पत्थर उठाकर ल्यूकस के सर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक के जरिए असली सच्चाई दिखाई जाती। असल में ये पूरा ग्रुप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए आया था, लेकिन नेथन की एक गलती से वो लड़की जिस पर जॉना इलाज का परीक्षण कर रहा था आजाद हो गई थी। वो सबको मारने पर उतारू थी, लेकिन जॉना ने सबकी जान बचाने के लिए उसे ही मार दिया था। वही लड़की बार बार जॉना के फ्लैशबैक में दिख रही थी और उसी को दफनाने के लिए जब वो ओपन ग्रेव के पास गया था, तभी किसी इन्फेक्टेड ने पीछे से धक्का देकर उसे उसी गड्ढे में गिरा दिया था। वहां से बचने के लिए ही उसने खुद को वैक्सीन का इंजेक्शन लगा लिया, जिससे उसकी याददाश्त भी चली गई। अब कहानी आगे बढ़ती। नेथन किसी तरह भागते हुए उस पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचता है। वहां शेरन उसको देखकर दौड़कर गले लगा लेती। इसी सीन से साफ समझ आता है कि दोनों की यादें अब धीरे धीरे लौट रही है। शेरन वहीं पर बैठकर जॉना के लिए एक नोट लिख रही होती, क्योंकि उसको पता है कि घर के चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग घात लगाए बैठे हुए हैं। दूसरी ओर जॉना घर की ओर भाग रहा था और अब सुबह हो चुकी थी। वही सुबह जब मिलिट्री यहाँ पर आकर सबको मारने वाली थी। अब जैसे ही नेथन को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती, वो दरवाजा खोलने बाहर जाता है, लेकिन मिलिट्री उसे देखते ही गोली मार देती है। जॉना वहां तक पहुंच चुका था और अपनी आंखों के सामने अपने भाई की मौत को देखता है। शेरन भी उसके साथ बाहर निकली थी, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनते ही वो छिप गई। जॉना उसे पकड़कर मिलिट्री से बचाने की कोशिश करता है। तभी एक इन्फेक्टेड औरत पीछे से आकर शेरन के ऊपर हमला कर देती है और चाकू से उसकी पीठ पर वार करती है। शेरन किसी तरह उस औरत को मार तो देती है, लेकिन अब उसका खून बहुत बह चुका था। जॉना जानता था कि अब वो उसे कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि सेना का मकसद सिर्फ सबको खत्म करना था। उसने देखा कि एक ही सुरक्षित जगह बची थी और वो थी वो ओपन ग्रेव, जहां मर चुके लोगों के शव पड़े थे। उसने शेरन को उठाया और खुद के साथ उस गड्ढे में कूद गया।
जाने से पहले उसने शेरन को एक बेहोशी का इंजेक्शन और खुद को वैक्सीन का डोज लगा लिया था। बेहोश होने से पहले शेरन ने जॉना के हाथ में एक नोट थमाया जिसमें उसने अपने अतीत और उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, ताकि जब वो जागे तो उसे अपने अतीत की यादें रहे। अब मिलिट्री वहाँ पर पहुँचती है जो वहाँ पर मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देती। उन शवों के बीच में उस छोटे बच्चे की लाश भी थी, वही बच्चा जो जॉना को बार बार चेतावनी दे रहा था। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जॉना फिर से होश में आता है, लेकिन वो फिर से सब कुछ भूल चुका था। शेरन, नेथन, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ। और वो नोट जिसमें सारी सच्चाई लिखी हुई थी वो भी अब कहीं पर खो चुका था। यानी ये कहानी फिर से वहीं पर लौट आई थी जहां से शुरू हुई थी। अब जॉना मदद के लिए पुकारता है और तभी पहले की ही तरह वही गूंगी लड़की दोबारा आती है और रस्सी फेंक कर उसे बाहर निकालती है। वो उसे उस जगह ले जाती है जहां हजारों मरे हुए शरीर पड़े थे और शायद वहीं से अब एक नई शुरुआत होने वाली थी। अब क्या जॉना इस बार सब कुछ याद रख पाएगा या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा इसके अगले पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आई हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।